आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है गौतम जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। तब रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे जब मेरी बस रास्ते पर सरपट दौड़े जा रही थी, मगर मैं इससे खुश नहीं था क्योंकि बस अपने निर्धारित समय से 2 घंटा लेट चल रही थी। असल में कुछ समय पहले बस अचानक रास्ते पर बंद पड़ गई, जिसे बनाते बनाते 2 घंटे का समय लग गया। काली अंधेरी रात, ऊपर से घना कोहरा, ठंड का तो ये हाल था कि बस के अंदर बंद खिड़कियों के नीचे जो छोटी मोटी दरारें थीं, वहां से जो हवा बस के अंदर आ रही थी, मैं उसी से कांप जा रहा था। उस रात मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी ठंड को महसूस कर रहा था। तकरीबन रात के 1 बजे, यानी कि ठीक आधे घंटे के बाद मैं बस से उतरा। बस से बस स्टॉप पर उतरने वाला मैं अकेला ही था। मेरे अलावा दूसरा कोई शख्स बस से नहीं उतरा था। वैसे भी बस में ज्यादा लोग नहीं थे। ऊपर से बस स्टॉप गांव का था, तो इतनी रात का ये नज़ारा तो स्वाभाविक ही था। खैर, मैं वहां खड़े खड़े और समय ज़ाया ना करके बस स्टॉप से बाहर निकलने लगा। बस स्टॉप के बाहर दूर दूर तक, या यूं कहें तो जहां तक मेरी नज़र जा रही थी, वहां तक मुझे अपने अलावा कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। दरअसल मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने दादाजी से मिलने अपने गांव आया था। पहले तो मैंने तय किया था कि अपने दादाजी को सरप्राइज दूंगा, मगर बस काफ़ी लेट होने के कारण मैंने एक पीसीओ से गांव के लैंडलाइन पर कॉल करके बता दिया कि मैं आ रहा हूं। साथ ही साथ मैंने दादाजी को ये भी कहा कि मुझे आने में रात हो जाएगी, तो आप बिरजू काका को तांगा लेकर बस स्टैंड पर भेज दीजिएगा, क्योंकि इतनी रात गए मुझे कोई भी सवारी मिलने नहीं वाली थी। खैर, बस स्टॉप के बाहर मैं खड़े खड़े बिरजू काका का इंतज़ार करने लगा। बस स्टॉप से हमारा गांव का घर करीब 10 किलोमीटर दूर था, तो बिरजू काका को आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। तकरीबन 15 मिनट और इंतज़ार करने के बाद मुझे थोड़ी दूरी पर एक तांगा आता हुआ दिखा। उस तांगे को देखकर मुझे समझ आ गया कि ये बिरजू काका ही हैं। देखते ही देखते जब वो तांगा मेरे थोड़ा करीब आया तो मेरा अनुमान सच में बदल गया, क्योंकि सच में वो बिरजू काका ही थे। काफ़ी दिनों के बाद बिरजू काका को देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ। बिरजू काका भी मुझे मिलकर काफ़ी खुश हुए, जिसके बाद मैंने फटाफट से सारा सामान बिरजू काका के तांगे में चढ़ाया और खुद भी तांगे में बैठ गया। मेरे बैठते ही बिरजू काका ने तांगा भगाना शुरू कर दिया। रात काफ़ी हो जाने की वजह से सारा माहौल वीरान सा हो गया था। रास्ते पर तो इतना घना अंधेरा छाया हुआ था कि कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। बिरजू काका भी एक टॉर्च के सहारे ही तांगा चलाए जा रहे थे। हालांकि उन्हें सभी रास्ता ठीक ठाक पता था, तो उन्हें तांगा चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा था। ऊपर से रास्ते पर इतना कोहरा छाया हुआ था, जिस कारण हमें जितना भी दिख रहा था वो सभी कोहरे के कारण धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। सन्नाटा तो इस कदर पूरे रास्ते पर फैला हुआ था कि तांगा चलने की आवाज़ हमें काफ़ी तेज सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें इस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। खैर, अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक बिरजू काका तांगे को दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ाने लगे। तो उनको तांगा दूसरी रास्ते की तरफ मुड़ाता देख मैंने उनसे कहा, काका रुकिए, आप तांगे को उस रास्ते पर क्यों ले जा रहे हैं? इस पर बिरजू काका ने कहा, वो साहब, ये रास्ता रात के लिए ठीक नहीं है। लोगों का मानना है कि इस रास्ते पर रात के वक्त अजीब सी घटनाएं हुआ करती हैं, तो हमारा इस रास्ते से अभी जाना ठीक नहीं होगा। बिरजू काका की ये बात सुनकर मैं हंसने लगा और फिर बिरजू काका से कहा, क्या काका,
आप भी भूत प्रेत उल्टी फुल्टी बातों पर विश्वास करते हैं? ये सब कुछ नहीं होता। आप तांगे को उसी रास्ते पर ले चलिए। जिस पर बिरजू काका ने कहा, बाबू साहब ये रास्ता ठीक नहीं है, हम लोग दूसरे रास्ते से चलते हैं। मगर मेरे काफी जिद करने के बाद बिरजू काका को मेरी जिद के आगे हारना ही पड़ा, जिसके बाद उन्होंने तांगे को वापस उसी रास्ते पर मोड़ लिया जिधर गांव वाले रात के वक्त जाने से डरते हैं। वो रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा वीरान और अंधेरे में डूबा हुआ था। रास्ते के किनारे घने जंगल थे, जिससे काफी जंगली जानवरों की आवाजें हमें सुनाई पड़ रही थी। बिरजू काका काफी डरे सहमे तांगा चला रहे थे, मगर मैं ना ही इन सब बातों को मानता था और ना ही डरता था, जिस कारण मैं चुपचाप तांगे पर बैठकर ठंड से कांप रहा था। अभी हम उस रास्ते पर कुछ आगे गए ही थे कि तभी हमें रास्ते के बीचों बीच एक आदमी गिरा हुआ दिखा। वो आदमी रास्ते के बीचों बीच औंधे मुंह गिरा हुआ था, जिस कारण हमें उसकी शक्ल नहीं दिख पा रही थी। मगर उस आदमी के आसपास काफी सारा खून फैला हुआ था। इस पर मैंने बिरजू काका से कहा, बिरजू काका तांगा रोकिए, लगता है इस आदमी को काफी चोट लगी है। बिरजू काका काफी डरे हुए थे, क्योंकि उनका डर साफ साफ उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। कि तभी बिरजू काका ने कहा, नहीं नहीं बाबू साहब, तांगा रोकना ठीक नहीं होगा, ये छलावा भी तो हो सकता है, मैं तांगा नहीं रोकूंगा। जिस पर मैंने बिरजू काका से कहा, काका अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो आदमी मर जाएगा। मेरे काफी बोलने के बाद बिरजू काका ने तांगा रोका, तो उनके तांगा रोकते ही मैं झट से तांगे से नीचे उतरा और चलता हुआ उस आदमी की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस आदमी के पास पहुंचते ही मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब उठिए, क्या हुआ है आपको? मेरे ये बोलने पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उस आदमी से कोई जवाब ना पाकर मैंने उस आदमी का कंधा पकड़कर अपनी ओर पलटा, तो उस आदमी को पलटते ही उसके चेहरे को देखकर मेरे होश उड़ गए और ठंड से ज्यादा मैं डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि उस आदमी का चेहरा इंसान नहीं बल्कि एक कंकाल था। साथ ही साथ उस कंकाल की आंखें लाल चमक रही थी। अभी मैं भागने ही वाला था कि तभी उस कंकाल ने मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मैं उस कंकाल के आगे एक जिंदा लाश की तरह मालूम पड़ रहा था। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी बिरजू काका भागते हुए मेरे पास आए और मुझ पर भभूत छिड़कने लगे, जिससे वो कंकाल चिल्लाता हुआ जंगलों के भीतर भाग गया। जिसके बाद हम तांगे में गए और घर की तरफ चलते बने। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।